माफ करना अच्छी बात है, लेकिन विश्वासघात को माफ करना हमेशा एक गलती होती है। सोफिया और कूपर की शादी में हर तरह खुशी का माहौल था। वो समुद्र के राज्य की राजकुमारी थी, कभी प्यार में नहीं थी, केवल एक योग्य व्यक्ति को ढूंढना चाहती थी। और वो एक प्रतिभाशाली राजकुमार, अविश्वसनीय रूप से धनी, मधुर और विनम्र। क्या किसी को इस शादी पर आपत्ति है? मैं विरोध करती हूँ। हालात तब और बदतर हो गए जब सोफिया की प्रतिद्वंदी हरे जंगल की राजकुमारी सामने आई। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी खुशी को बर्बाद करने की ग्रेस? आज मेरी शादी होनी चाहिए थी और कूपर को दुल्हा बनना चाहिए था। ओ मेरी भोली भाली लड़कियों। उसने उन्हें प्यार दिया, जिससे वे शादी के बंधन में बंधने को तैयार हो गए। उन्होंने पूर्ण प्रेम का सपना देखा, केवल अविस्मरणीय अपमान प्राप्त करने के लिए। तुम दुष्ट! क्या आप ही मुझे यहाँ लाने के लिए अफवाहें फैला रहे थे? भावुक प्रेम की उमड़ता भावनाओं और विश्वासघात के दर्द ने दोनों लड़कियों को कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करने पर मजबूर किया। क्यों रोते हो? मेरे बिना कोई और होता। क्योंकि वो एक धोखेबाज राजकुमार था, जो राजकुमारियों को बहकाने और उनका दिल चुराने में कुशल था। कहानी का अनुसरण करने के लिए वो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करें। एवरी एक आलीशान शराबखाने में सर्वर के रूप में काम करती थी। अपनी साधारण शक्ल और ठंडे उदासीन स्वभाव के कारण वे सभी को अदृश्य लगती थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, वो और अधिक उदासीन हो गई और खुद को एक उबाऊ सेवा कार्य में बांध लिया। मधुशाला में एक नियमित अतिथि प्रिंस कूपर था। हर महीने वो एक अलग राजकुमारी को डेट के लिए सराय में लाता था। एवरी ने कूपर का तिरस्कार किया क्योंकि वो उसे उसके पिता की याद दिलाता था। उसके पिता ने उसे और उसकी माँ को दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया। तब से उसका प्यार पर से विश्वास उठ गया और वो नीरस जीवन जीने लगी। अपनी गहरी नफरत के कारण एवरी ने कई बार कूपर को बेनकाब करने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। लेकिन शायद इस बार किस्मत उसका साथ देगी। क्या आप जानते हैं कि उसने मुझसे क्या कहा? तुम्हारे बिना अब जिंदगी का कोई मतलब नहीं, तो कृपया मुझसे शादी करें। हे भगवान, वो मनहूस आदमी। एवरी उनके साथ शामिल हो गई और कूपर के पिछले धोखेबाज कार्यों का खुलासा किया। ये बहुत ज्यादा है। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसे कष्ट दे सके। लेकिन कौन? उसने दुनिया की लगभग हर राजकुमारी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। अभी तक हर राजकुमारी ने। हालांकि कूपर कई बार सराय में गया था, लेकिन उसने एवरी पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। उसके लिए वो सिर्फ एक सामान्य अदृश्य थी। वे उसे आदर्श प्रेमिका में बदल देंगे और उसे सबक सिखाएंगे। जो व्यक्ति अपनी इच्छानुसार सब कुछ पाने का आदी हो, कूपर एक अहंकारी राजकुमारी से प्रभावित होगा। रहस्यमय और सही समय पर विनम्र अभिनय, याद रखना। कूपर के साथ उनकी पहली मुलाकात फिर से शराबखाने में हुई। सोफिया और ग्रेस ने गुप्त रूप से कूपर को एक रहस्यमय पेय दिया, जिससे वो मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने लगा। क्या आप जानते हैं, आप बहुत आकर्षक हैं। आप पागल हैं। ये क्या है? जरा ठहरिए। योजना के अनुसार तभी एवरी प्रकट हुई और कूपर केवल एक नजर से स्तब्ध रह गया। बाद के दिनों में कूपर ने लगातार एवरी से मिलने की कोशिश की। एवरी ने कूपर के प्रति अप्रत्याशित रवैया बनाए रखा। कभी कभी मैत्रीपूर्ण और खुला, कभी कभी ठंडा और बर्फीला, उसे भ्रमित करता रहा। वो पागल हो रहा था क्योंकि उसने पहले कभी इतना प्रयास नहीं किया था। चलो एवरी, तुम मेरे साथ डिनर पर जाने के लिए कब सहमत होगी? अब मुझे नहीं पता कि क्या सच है। अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए मुझे क्या करना होगा? वास्तव में मेरा ये मतलब है। अचानक एक चोर प्रकट हुआ और कूपर तुरंत एवरी की रक्षा के लिए खड़ा हो गया। एवरी ने प्रभावित होने का नाटक किया और अपने प्यार का 100वां कबूलनामा स्वीकार कर लिया। योजना पूर्ण सफलता की ओर अग्रसर थी। एवरी और उसके साथी कूपर की मूर्खता पर हंसे। हालांकि चीजें उतनी आसान नहीं थी जितना सोचा था। कूपर अत्यधिक मधुर और वास्तव में देखभाल करने वाला था। उसने सक्रिय रूप से उसकी रुचियों के बारे में जानना और धीरे धीरे उसका धीरे धीरे ख्याल रखना शुरू किया। उन्होंने कई रातें एक दूसरे से बातें करते हुए बिताई। एवरी खुद को याद दिलाती रही कि ये सब सिर्फ एक नाटक है और वो अभी भी एक खलनायक है। उसके वास्तविक स्वरूप को याद रखें। जागो। एक अप्रत्याशित रात में
सावधान रहे एवरी। अरे नहीं, कूपर! एवरी ने उसे पकड़ लिया और उसके घाव का इलाज करने में मदद की। इस मर्मस्पर्शी क्षण में विवाह का प्रस्ताव निकट ही था। एवरी ने अनगिनत अन्य लड़कियों से कही जाने वाली घटिया लाइन के लिए खुद को तैयार कर लिया था, लेकिन एवरी, मुझे पता है कि मैं भयानक हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं बदल जाऊंगा। मैं आपके साथ रहने के योग्य बनना चाहता हूँ। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। बचपन से ही वो गंभीर रूप से बीमार थे और जल्दी मरने का खतरा था। मेरी माँ ने मेरे पुनरुद्धार के बदले में अपने शेष वर्ष मुझे देने के लिए एक राक्षस के साथ सौदा किया था। मैं इसे सहन नहीं कर सका। फिर मेरी माँ के पुनरुद्धार के सौदे के साथ मैंने अपनी आत्मा दानवों को बेच दी। मैंने मुख्य घटक के रूप में राजकुमारियों के टूटे हुए दिलों का उपयोग करते हुए द्वार खोलने और राक्षसों को नश्वर दुनिया में लाने की शपथ ली थी। गेटवे को पूरा करने के लिए मेरे पास पहले से ही पर्याप्त सामग्रियां हैं, लेकिन मैंने इसे अब और नहीं खेलने का फैसला किया है, क्योंकि अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं आपके साथ हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त जीवन जीना चाहता हूँ। क्या ये शब्द सत्य हैं? एवरी को बदला लेने की योजना के बारे में विरोधाभास महसूस होने लगा और शायद उसके मन में कूपर के लिए कुछ भावनाएं विकसित हो गई। उसने सोफिया और ग्रेस के साथ सब कुछ साझा किया। जबरदस्त! ये उसे जेल में डालने का सबूत है और हम दुल्हन के कपड़े पहनकर उसकी शादी में शामिल होंगे। कूपर और एवरी की शादी शानदार रही। अय्याश राजकुमार को आखिरकार अपनी जिंदगी की मंजिल मिल गई। सोफिया और ग्रेस अपने खेल का सही अंत देखने के लिए गुप्त रूप से शादी में शामिल हो गए। मुझे बदलने का मौका देने के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे जीवन भर आपसे प्यार करने दें। एवरी और अधिक भ्रमित हो गई। यदि वो इस समय उसे धोखा देना जारी रखती है तो वो उससे बेहतर नहीं होती। उसने दांत पीसकर सच्चाई बता दी कि सब कुछ धोखा खा चुकी दुल्हनों की बदला लेने की योजना का हिस्सा था। तुम धोखा दी गई दुल्हने, तुम जेल में पछताओगे। विडंबना यह है कि भाग्य ने कूपर को कड़ी सजा दी। जिससे वो प्यार करता था वो उसके साथ नहीं रह सकी और उसने उसे अत्यधिक पीड़ा का स्वाद चखाया। रोना क्यों? अचानक राक्षस ने शादी तोड़ दी और अपना गुस्सा दिखाया। ये पता चला कि राक्षस के गुर्गे ने कूपर को गुप्त रूप से देखा था और जानता था कि उसने नर्क के द्वार खोलने की अपनी योजना को छोड़ दिया है। इसीलिए मिनियन ने शादी का प्रवेश द्वार लाया और इसे पूरा किया। राक्षस ने कूपर को दंडित करने का निर्णय लिया। ग्रेस और सोफिया ने समुद्र और जंगल के रहस्यमय प्राणियों को युद्ध में शामिल होने के लिए बुलाया। हालांकि अंधेरा कूपर बहुत भाग्यशाली था और वे उसे हरा नहीं सके। पीड़ा में भ्रष्ट कूपर की छवि देखकर एवरी को एहसास हुआ कि वास्तव में उसके मन में उसके लिए भावनाएं विकसित हो गई हैं। मुझे तुम पर विश्वास है, अपने आप को मत खोना। इससे उन्हें वो क्षण याद आ गया जब उसकी माँ का निधन हुआ था। मेरी माँ मुझे कैसा बनाना चाहती थी। आप जो चाहे बने, जब तक आप ईमानदारी के साथ रहते हैं और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, इससे मुझे आप पर हमेशा गर्व होगा। अपने आप को मत खोना मेरे बच्चे। इस समय कूपर ने एवरी में अपनी माँ की छवि देखी। तुम्हारे जैसे पापी व्यक्ति मेरे साथ नर्क में जाने के पात्र है। नहीं, कूपर! लेकिन कूपर ने अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चुना। टूटे हुए दिलों के टुकड़े बिखर गए और धोखेबाज दुल्हनों के पास वापस लौट आए। दिल का एक टुकड़ा जिसे उसने अपने प्रिय को दे दिया था। सब कुछ के बाद एवरी ने एक सकारात्मक और खुला जीवन जिया, प्यार को अपनाने के लिए तैयार। कभी कभी वो कूपर को याद करती और खुद को याद दिलाती थी कि सच्ची दयालुता सब कुछ बदल सकती है। उसके पास हमेशा एक धार्मिक जीवन जीने का विकल्प था। पिशाचों की भूमि में दो सह अस्तित्व वाले कुल थे। लाल पिशाचों के गहरे बाल और लाल आंखें थी, जैसे कि किंवदंतियों में वर्णित है, जबकि नीले पिशाचों में आकाश की तरह हल्के बाल और गहरी नीली आंखें थी। नीले वैम्पायर कबीले ने ट्री ऑफ लाइफ के सैप को खिलाकर पनप लिया, जिसने उनके स्वभाव को उनके प्रमुख रंग के रूप में कोमल बना दिया। यद्यपि उनके पास लाल कबीले के लड़ाकू कौशल का अभाव था, वे जीवन के पेड़ द्वारा संरक्षित थे।
जब तक कि वे अपने क्षेत्र के भीतर रहे, तब तक कोई भी बल नीले कबीले पर हमला नहीं कर सकता था। एक दिन नीले कबीले की राजकुमारी सियान ने घायल पक्षी का पीछा करते हुए दोनों कुलों के बीच की सीमा पार कर ली। ये वो जगह थी जहाँ जीवन के पेड़ की सुरक्षात्मक सीमा मौजूद नहीं थी। वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपको वापस ले आऊंगी और आपके घावों को ठीक कर दूंगी। अचानक दानव कौवे का एक झुंड दिखाई दिया। वो तूफान की तरह उतर रहा था और सियान बेहोशी के बिंदु पर घायल हो गई। सौभाग्य से जब वो जागी तो उसने खुद को स्काई की बाहों में पाया, जो नीले कबीले का एक योद्धा और उसके बचपन का प्यार था, जिसने चुपचाप सियान की देखभाल की थी क्योंकि वे युवा थे। सियान को बचाने के अपने प्रयासों में स्काई ने अपने कंधों पर दर्दनाक घावों को नकार दिया। मैं ठीक हूँ, जब तक मैं आपकी तरफ से हूँ, मैं और भी अधिक चोटों को सहन कर सकता हूँ। अपने स्नेह और साहस से आगे बढ़ते हुए सियान स्काई के प्यार को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई। स्काई का परिवार दयालु था और कबीले में एक उच्च स्थान रखता था, इसलिए उनकी शादी जल्दी हुई, लोगों के हर्षित उत्सव के साथ। खुशी से भरे माहौल के बीच लाल पिशाच कबीले ने सीमा तोड़ दी। हर्षित दिन की तैयारी में व्यस्त होने के कारण नीले कबीले के प्रमुख सियान के पिता ने जीवन के पेड़ को आंतरिक ताकत प्रदान करने के लिए उपेक्षित किया, जिससे सीमा कमजोर हो गई। लाल कबीले की तुलना में कमजोर होने के नाते नीला कबीला जल्द ही हार गया और उनकी शादी का उत्सव अराजकता में बदल गया। रोहन ने सियान को जब्त कर लिया और उसे अपने महल ले आया, जिसमें उसके जल्द ही होने वाले पति से एक असहायक टकटकी लगा। रोहन ने राजकुमारी सियान के लिए अपनी दुल्हन बनने की इच्छा व्यक्त की। उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, वो बस चाहता था कि वो आज्ञाकारी रूप से उसके साथ रहे। निरर्थक, क्या तुम्हें लगता है कि मैं आज्ञाकारी रूप से तुम्हारी बात सुनूंगी? मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम लोग मेरी बात सुनोगे। ध्यान से उसकी रक्षा करना। जब तक अपने जीवन के लिए कोई खतरा पैदा नहीं होता, तब तक उसे रोने दो और जो चाहे उसे करो। सियान को सबसे अच्छा उपचार दिया गया। दो कुलों की जीवित आदतों को जानने के बाद रोहन ने हमेशा पौधों से बने भोजन और पेय सिया को प्रदान किए। यहाँ तक कि उन्होंने सियान के लिए सूरज की रोशनी से भरा एक बगीचा बनाया, जिसमें कई खूबसूरत फूल और घास थे जो नीले पिशाच कबीले की तरह ही थे। राजकुमारी देखो, सच में लॉर्ड रेवन आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। वो आपके लिए ये सब प्रदान करने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की है। मेरे लिए? लेकिन मैं अभी भी सीमित हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब कुछ कितना सुंदर क्यों ना हो। ये सिर्फ एक सोने का पानी चढ़ा हुआ पिंजरा है जो स्वतंत्रता का दम घोटता है। कई दिनों तक सियान शायद ही खाई या सोई होगी और उसका शरीर तेजी से कमजोर हो गया और उसे हटा दिया गया। रोहन व्यक्तिगत रूप से गुस्से में दिखाई दिया, उसे खाने के लिए मजबूर किया। ऐसा लगता है कि आप अभी भी अपनी स्थिति को नहीं समझ पाई हैं, है ना? आपके पास मेरा शरीर हो सकता है, लेकिन मेरा मन कभी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसका परिणाम आपके मंगेतर को भुगतना पड़ेगा। खतरा प्रभावी था और सियान आंसू भरी आंखों के साथ अनिच्छा से उसके जीवन के पहले कुछ कठिन काटने को निकल रही थी। एक दिन तक स्थिति इस तरह से जारी रही, जबकि धूप में लहराते हुए सियान को स्काई का एक पत्र मिला। वाहक पक्षी ने स्काई की ऊर्जा के एक हिस्से को व्यक्त किया, जिससे उसके जीवन को उस तक पहुंचने के लिए जोखिम में डाल दिया। सियान, सभी लाल पिशाच एक दिन अपना जादू खो देंगे, एक महत्वपूर्ण रक्त आपूर्ति के बिना। यहाँ तक कि मुख्य रोवन भी स्वयं एक त्यागित वस्तु बन जाएगा। मौके का फायदा उठाएं। क्रोध से अभिभूत सियान ने अपने मंगेतर के शब्दों को सुना और लाल कबीले के प्रमुख को स्वीकार करने का नाटक करने लगा। वो अब एक शत्रुतापूर्ण रवैया बनाए नहीं रख और कभी कभी मुस्कुरा उठती है और भी अधिक हंसमुख हो जाती है। उसने अपने शब्दों का जवाब भी दिया। रोवन परमानंद था और वो भी उसके प्रति सज्जन बन गया। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो कितना व्यस्त या थका हुआ था, वो हमेशा अपने भोजन को साझा करने के लिए उसके पास रहता था। पहली नजर में वे वास्तव में सामंजस्यपूर्ण युगल दिखाई दिए। अपने खाली समय के दौरान सियान औषधि बनाने के अपने पिछले ज्ञान को याद करने लगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अभी भी इसे देख सकती हूँ। आप जानते हैं, मैं पूरे कबीले के लिए हीलर की स्थिति को धारण करती थी। चिकित्सा में उसकी रुचि को जानने के बाद रोवन ने उसे कई मूल्यवान किताबें दिलाई। सियान विशेष रूप से डार्क मैजिक को दूर करने के लिए प्राचीन उपाय का अध्ययन करने के लिए समर्पित थी, जिसे वो पूरे दिन को तैयार करने की कोशिश कर सकती थी। लेकिन यहाँ की जड़ी बूटियाँ दुर्लभ है और इनमें से एक है जो केवल लाल और नीले रंग के कबीले की सीमा के पास विश्वासघाती पहाड़ी चट्टानों पर बढ़ती है।
सियान अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था जब एक रात रोवन फूलों की एक कीमती शाखा के साथ उसके सामने भाग आया। लेकिन जिस चीज ने उसका ध्यान आकर्षित किया वो उसके शरीर पर लगे घाव और उसका थका हुआ चेहरा था। बिल्कुल नहीं, उठो, आप उसे इस तरह से क्यों मार रहे हैं? सियान ने पाया कि जिस रात रोवन ने अपनी पूरी शक्ति खो दी थी वो एक पूर्णिमा का चांद था। स्काई बहुत खुश हुआ। सियान को उस रात रोवन को जीवन के पेड़ को लुभाने का रास्ता खोजने का निर्देश दिया। अवसर आ गया। हमारा कबीला उसे जीवन के पेड़ पर सील करने के लिए एक चोट के साथ शुरुआत करेगा। हालांकि उस समय वो हिचकिचाई। अपने समय के दौरान रोवन ने कभी भी उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। अंत में सियान ने भागने को चुना जब रोवन उसे फंसाने की बजाय अपने सबसे कमजोर स्थिति पर था। पूर्णिमा की रात न केवल रोवन बल्कि उनका पूरा कबीला भी कमजोर हो गया और उनकी सतर्कता अब हमेशा की तरह अधिक नहीं थी। रोवन, किसी भी हाल में मुझे उम्मीद है कि आप अभी भी अच्छा जीवन जी सकते हैं, यहाँ तक कि मेरे बिना भी। सियान अपने कबीले के सदस्यों से मिलने की उम्मीद करते हुए जीवन के पेड़ की ओर भागा। उसके आश्चर्य के लिए जब वो अकेले पहुंची तो स्काई हर्षित नहीं था लेकिन उग्र था, ये सोचकर कि उसने अपनी योजना को बर्बाद कर दिया है। क्या? क्यों? सियान को ले जाने के बाद नीले कबीले के प्रमुख उसके पिता दुख से पीड़ित थे और उन्होंने उनकी सारी शक्ति अपने दामाद को सौंपी, ये मानते हुए कि वो राजकुमारी को वापस लाएगा। अब मैं नया प्रमुख हूँ। क्या मुझे आपको इस बात के लिए दोषी नहीं ठहराना चाहिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा साहसी और बेकार हैं। सियान ये नहीं मान सकता था कि जिस व्यक्ति को वो एक बार प्यार करती थी और भरोसा करती थी वो अब रोवन को धमकी देने के लिए उसे नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार थी। अगर वो अनुपालन नहीं करती तो स्काई खुद रोवन का नेतृत्व करता। उन्होंने रोवन के रूप में लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ा, कमजोर हो गया और अपनी कुछ शक्तियों की कमी के साथ सियान की रक्षा के लिए दौड़ पड़ा। वो जानता था कि इस दिन कबीले को छोड़ना बेहद खतरनाक होगा, लेकिन वो हर जगह खोज करने से खुद को रोक नहीं सकता था। उस व्यक्ति को खोजने में असमर्थ था जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। स्काई ने अवसर का फायदा उठाते हुए रोवन पर एक जादुई हमला शुरू करने के लिए नीले कबीले की सेना की कमान संभाली। हालांकि पहले से ही कमजोर हो गया, रोवन ने नीले कबीले को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाते हुए जमकर वापस लड़ाई की। नीले और लाल जादू के संयोजन ने जीवन के पेड़ को हिला दिया। एक धुंधला और प्रदूषित धुआं दिखाई दिया जिसने इसमें नीले कबीले की काफी संख्या को आकर्षित किया। ये बर्बाद हो गया। बहुत लंबे समय तक यहाँ घूमना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा मेरी पहचान जाहिर हो गई है। अप्रत्याशित रूप से स्काई ने अपने कार्यों को पुनर्निर्देशित किया और सियान को जीवन के पेड़ की ओर ढकेल दिया। नहीं सियान! भाग्य ने स्काई को लंबे समय तक अपनी जीत का आनंद नहीं लेने दिया। उठता हुआ धुआं सघन और अधिक तीव्र हो गया, उसे हमेशा के लिए दूर खींचता हुआ। इस समय जीवन के पेड़ के भीतर के दायरे में सियान ने एक वास्तविक भ्रम का अनुभव किया और ये ज्वलंत सपने। स्काई ने गुप्त रूप से जीवन के पेड़ पर गहरे जादू का इस्तेमाल किया जो एक तबाही को उजागर करता है और जो पूरे नीले कबीले और लाल कबीले को मिटा देता है। दोनों पक्षों ने स्काई के भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त लड़ाई लड़ी लेकिन उन्हें भारी नुकसान हुआ। सियान अपने कमजोर शरीर के साथ बहादुरी से युद्ध के मैदान में भागा जिससे हर जीवन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। वो अपने कबीले और रोवन को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने के लिए भी तैयार था, जो लाल कबीले के प्रमुख किंवदंतियों का खून है। अंत में रोवन ने नष्ट कर दिया, लेकिन वो तबाही से पहले वापस लाया गया था। ये नहीं हो सकता। इस बार मैं कसम खाता हूँ कि मैं उसे अपने लिए खुद का बलिदान करने नहीं दूंगा। सियान का सच्चा उद्धारकर्ता रोवन था, न कि स्काई जैसे कि सभी ने माना था। हालांकि दानव कौवे द्वारा गंभीर चोटों के कारण रोवन को लाल कबीले में वापस लाया गया और स्काई के साथ ये घटना सामने आई। सियान को पूरी कहानी पता चली और वो रोने लगी। उठो रोवन, मैं अब आपके सच्चे इरादों को समझती हूँ। मेरे पास भी आपके लिए भावनाएं हैं, कृपया मुझे जवाब दो। प्रिय पेड़ की आत्मा, मैंने हमेशा एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश की है। मैंने पहले कभी कुछ नहीं मांगा। इस बार मैं आपसे मुझे जीवन को वापस लेने के लिए विनती करती हूँ ताकि मैं उसकी सुरक्षा कर सकूं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, सियान का शरीर धीरे धीरे गहरी नींद में डूब गया। एक मूर्खा मुकुट की आवाज ने उसे जगाया और उसके सिर पर ढकते हुए दर्द ने सियान को चेतना में वापस ला दिया।
राजकुमारी, ये समारोह के लिए समय है। आज आपकी शादी का दिन है, आपको देर नहीं करनी चाहिए। क्या मुझे वास्तव में जीवन में वापस लाया गया है? सभी के विस्मय को नजरअंदाज करते हुए सियान बाहर भाग गई, विभाजित फूलों के बीच की सीमा पार करते हुए। वहाँ रोवन खड़ा था, मुस्कुराते हुए उसका इंतजार कर रहा था। आज की कहानी समाप्त हो गई और हम ईमानदारी के साथ समर्थन की सराहना करते हैं। प्रत्येक दृश्य हमारे लिए और भी अधिक मनोरम और रोमांचक कहानियां बनाने के लिए प्रोत्साहन का जबरदस्त स्रोत है। हमें जल्द ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने के लिए वो फेरी टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब आज की कहानी के बारे में अपने विचारों और भावनाओं को सुनाना पसंद करिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं।